दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु में। तो मैं आज आपको जो है अभी जो 2019 में GDS 2 पोस्टमैन एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व कराऊंगा। और आपको पता है कि पोस्टमैन एग्ज़ाम में जो काफ़ी सिलेबस है वो MTS एग्ज़ाम के सिलेबस को काफ़ी कवर करता है, कुछ चीज़ें ही केवल उसमें एक्स्ट्रा है। तो इस पेपर को जो मैं सॉल्व कराऊँगा तो उसमें मैं आपको बता दूँगा कि ये चीज़ें आपके लिए MTS एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चूँकि वो MTS एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल नहीं है। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्ज़ाम्स के बारे में कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स पेपर होते हैं उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी जो है रिपीट होते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करके जाए। आपको बिल्कुल डिक्टो एज इट इज क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। और आखिरी में मैं आपको पेपर सॉल्व करने से फिर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक जो है हमारा चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अपने दोस्तों के बारे में पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपका पोस्टमैन एग्ज़ाम का पेपर। जो मेरे पास पेपर है वो D सीरीज का पेपर है। चलिए दोस्तों, ये रहा दोस्तों पेपर। डाक मंडल के प्रमुख, हेड ऑफ पोस्टल डिवीज़न। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। आप जानते हैं कि हेड ऑफ पोस्टल डिवीज़न को डिविजनल सुपरिंटेंडेंट या मंडल अधीक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है MTS एग्जाम के लिए। रूल गवर्निंग मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैंप। डाक टिकटों को चिपकाए जाने का नियम जो है वो कौन सा है? तो वो है पीओ गाइड भाग 1 का नियम 23। आपको मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कुछ रूल सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है GDS 2P एग्ज़ाम में भी आया था। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके 3 आंसर्स, क्या कह दीजिए कि चारों आंसर इस क्वेश्चन के सही हैं। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि वो BNPL कस्टमर है, बुक नाउ पे लेटर का, तो इस अगर EP और BP का है तो 25%, स्पीड पोस्ट का है तो 30% दोस्तों। लेकिन स्पीड पोस्ट में 2 चीज़ें और होती हैं, एक होता है एट द टाइम ऑफ बुकिंग और एक होता है कि क्रेडिट यानी एडवांस डिपॉजिट कस्टमर। तो अगर वो 25 लाख तक का बिजनेस देता है और AD यानी एडवांस डिपॉजिट या एट द टाइम ऑफ बुकिंग ये कस्टमर है तो उसको 1% एक्स्ट्रा दिया जाता है डिस्काउंट। तो जो भी उसकी स्लैब है, मान लीजिए कि वो 30% वाली स्लैब में आता है तो 30 + 1 हो जाएगा, उसका 31% हो जाएगा। अब और इसमें क्या होता है, अगर वो 25 लाख तक का देता है तो, और 25 लाख से अधिक अगर इसी एज में देता है तो आपको 2% एडिशनल हो जाता है। यानी अगर वो 30% के स्लैब में ले रहा तो 2%। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के जो है, चूँकि यहाँ पे सही चीज़ पूरी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट रेट है वो BNPL में पूछ रहा है कि एडवांस डिपॉजिट में पूछ रहा है कि जो है एट द टाइम ऑफ बुकिंग पूछ रहा है, बिजनेस वो कितने का दे रहा है, 25 लाख से कम का है, 25 लाख से अधिक मतलब मैक्सिमम है तो 32% भी हो सकता है। चूँकि यहाँ मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम आपने देखा कि अगर वो ये दोनों फैसिलिटी नहीं लिए हुए तो 30% भी हो सकता है, EP BP के मामले में 25% भी हो सकता है। और अगर उसने एडवांस डिपॉजिट या एडवांस एट द टाइम ऑफ बुकिंग ले रखा है तो उसका 30 + 2 32% भी हो सकता है। इसलिए जो ये क्वेश्चन था ये इनकम्प्लीट है। और अभी रिसेंटली जब GDS 2 PA में था तो इसके दोनों आंसर सही मान लिए गए थे, चूँकि वहाँ पर 31-32% का ऑप्शन नहीं था। और इसके अभी चूँकि पोस्टमैन एग्ज़ाम है, प्रोविजनल आंसर की ही आई है, फाइनल आंसर की नहीं आई है। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। चलिए, अगर आपको शर्त दी होगी तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि मैक्सिमम क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, UK के लिए बुक किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट वस्तु का वितरण मानक क्या है? व्हाट इज द डिलीवरी स्टैंडर्ड ऑफ एन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक्ड फॉर UK माने यूनाइटेड किंगडम। तो ये आप जानते हैं, इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, 2 to 6 डेज। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन।
निम्न में से किसी समय से पहले बंद करना भुनाना संभव नहीं है। प्री मेच्योर क्लोजर इनकैशमेंट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ। तो आप जानिए कि पहले जो थी एनएससी का 2019 तक जो है 2019 तक प्री मेच्योर क्लोजर जो है एनएससी का नहीं होता था, लेकिन एग्ज़ाम के बाद में जो पोस्टमैन एग्ज़ाम हो गया उसके बाद में एक रूल आ गया है, अब एनएससी का भी प्री मेच्योर क्लोजर होता है। एनएससी का प्रीमेच्योर क्लोजर अब 3 साल बाद होता है। ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट है, वो अमेंड हो गया। तो अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उस समय जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसका सही आंसर था ऑप्शन ए, लेकिन अब एनएससी का प्रीमेच्योर क्लोजर यानी और इनकैशमेंट समय से पहले होता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। पीएमएसबीवाई प्रोवाइड्स एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर फ्रॉम। तो आपको पता है कि पीएमएसबीवाई जो होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा से दुर्घटना बीमा कवर कौन प्रदान करता है? तो इसमें भिन्न भिन्न कंपनियां हैं जो देती हैं। तो इसका सही आंसर है एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। एक्सीडेंटल का एनआईसी ही देखता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन वाज आरपीएलआई इंट्रोड्यूस, यानी जो आपकी आरपीएलआई है वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो ये सही आंसर है 1995 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कमोमरेटिव स्टैम्प्स आर नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग। स्मारक स्टैम्प उपलब्ध नहीं है। तो आपको पता है फिलटली ब्यूरो, फिलटली काउंटर और पीडी यानी फिलटली डिपॉजिट अकाउंट से आपको कमोमरेटिव स्टैम्प्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ये केवल काउंटर पर नहीं मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वॉल्यूम 5 से है। मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन ए कैश ऑफिस एंड द सब ऑफिस आर डिनोटेड इन द ड्यू मेल लिस्ट बाई डिस्टिंग्विशिंग सिंबल। रोकड़ कार्यालय और उप कार्यालय के बीच एक्सचेंज किए गए मेल बैग को विशिष्ट मेल सूचियों में विभेद सूचक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है वॉल्यूम 5 में कि उसको एफ से दर्शाया जाता है। एफ से कहने का मतलब फाइनेंस से आया है शब्द, ये फाइनेंशियल बैग, एफ बैग। जैसे कोई कैश ऑफिस है और कोई सब ऑफिस है, उसके बीच में एक बैग चलता है और आर लिस्ट इसके अंदर भेजी जाती है और कैश और स्टैम्प भी भेजा जाता है। तो 9 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमटीएस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बीट इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो नॉर्मली लोग बीट जब देखते हैं तो कहते हैं कि पोस्टमैन वाली है, पोस्टमैन वाली है, पर मैंने आपको वॉल्यूम 5 पढ़ाया था कि गश्त का प्रयोग, यानी ये बीट की डिफिनीशन से है वॉल्यूम 5 में, किसके लिए किया जाता है? तो ये पोस्ट ऑफिस और आरएमएस सेक्शन दोनों के लिए किया जाता है। पोस्ट ऑफिस के लिए जब यूज करते हैं तो वितरण एरिया, मेल ओवरसियर के लिए तो उसका एरिया, और मैंने आपको बताया था सेक्शन के लिए तो जो सेक्शन जहाँ तक चलता है उसको बीट कहा जाता है। और मैंने आपको सेक्शन के बारे में एक चीज़ बताया था, एंट्री पर आउट। तो ये क्वेश्चन एमटीएस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीट शब्द अगर कहा जाए, इस पर ना दिया जाए तो पोस्ट ऑफिस के लिए भी यूज होता है और आरएमएस सेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये एमटीएस एग्जाम के लिए नहीं है, उसके सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर। पोस्टमैन्स बुक इज़ प्रिंटेड एज। पोस्टमैन बुक का नंबर ये पूछ रहा है तो उसको कहते हैं MS-27 कहा जाता है। ये वॉल्यूम 6 से है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। हर सेट को आपूर्ति नहीं की जाती, ये भी वॉल्यूम 7 से ये क्वेश्चन है, एमटीएस एग्जाम में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑब्लाग स्टैम्प। ऑब्लाग स्टैम्प जो होती है वो सेट को आपूर्ति नहीं की जाती, ये पोस्ट ऑफिस में रहती है। आपको पता है ऑब्लाग स्टैम्प, इसे आयताकार मोहर कहते हैं। ऐसे होता है, इसमें ऑडिट का नाम यहाँ पे लिखा होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, मेल एजेंट के ना होने की स्थिति में मेल एजेंट को कार्यालय बंद करने के बाद करना चाहिए। इन केस ऑफ ए नो रिलीविंग मेल एजेंट शुड आफ्टर लॉकिंग दी ऑफिस। ये भी क्वेश्चन वॉल्यूम 7 से है। कह रहा है कि अगर मेल एजेंट नहीं है तो कार्यालय बंद करने के बाद क्या करना चाहिए, ये वॉल्यूम 7 से क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसको चाबी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रखनी चाहिए, यानी व्यक्तिगत क्षमता में कुंजी को बनाए रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, रविवार और पीओ छुट्टियों पर डाकघर खुला रहता है। पोस्ट ऑफिस ओपन ऑन संडेज एंड पीओ हॉलीडेज, कौन सा है? तो आपको पता है कि वो नाइट पोस्ट ऑफिस है। 14 का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ईजी सा। BNPL स्टैंड्स फॉर, BNPL का अर्थ है यानी BNPL की फॉर्म। तो आपको पता है कि बुक नाउ पे लेटर कहते हैं BNPL को, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। वॉक इन ग्राहक के लिए क्या छूट है जो 50,000 के स्पीड पोस्ट वस्तु बुक करता है? व्हाट इज द डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर हु बुक्स स्पीड पोस्ट आर्टिकल फॉर 50,000? तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि तो उसकी दो स्लैब है। अगर 2,000 से कोई 1,00,000 तक का बुक करता है तो 1% की छूट उसको दी जाती है, और 1,00,000 से अधिक पर 2% की। ठीक है फ्रेंड्स, ये है डिस्काउंट रेट है। अगर कोई एनी कस्टमर बुक्स आर्टिकल अप टू ₹1,00,000 above ₹2,000, discount will be 1%. If he is booking article above 1,00,000, discount rate will be 2% of the value. अब यहाँ पे वैल्यू आपको क्या दी गई बुक करने की? 50,000। तो 50,000 का सीधे आपको क्या कर देना है? 50,000 का आपको 1% निकाल देना है। यहाँ पर 50,000 का 50,000 का आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 का थोड़ा मैं आपको गलत बता गया था, इसको मैं फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का कि अगर डिस्काउंट ये पूछ रहा है, तो अगर कोई 2,000 से 1,00,000 तक का बिजनेस देता है तो 5% की डिस्काउंट है, और 1,00,000 से अधिक का देता है तो 10% का डिस्काउंट है वैल्यू पर। इफ़ एनी कस्टमर इज गिविंग वॉक इन कस्टमर इज गिविंग एस बिजनेस ऑफ a value of ₹2,000 to 1,00,000, then the discount will be 5%. If walk-in customer giving business above 1,00,000, discount will be 10%. यानी कोई भी ग्राहक है, अगर वो एक बार में आता है 2,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का व्यवसाय में स्पीड पोस्ट कर देता है, उसे वॉक इन कस्टमर कहते हैं। तो 5% की छूट दी जाएगी, और 1,00,000 से अधिक देगा तो 10% की। अभी देखिए वैल्यू 50,000 है, यानी कि 2,00,000 से और 1,00,000 के बीच में, तो सीधे 50,000 का आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? सीधे 50,000 का 5% निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 50 25, तो आपका 2,500 रुपये जो है आएगा डिस्काउंट। तो ये आपका ₹2,500 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यही 5,00,000 होता वैल्यू तो हम 10% निकालते और छूट 25,000 हो जाती। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए। वो मैं गलती से आपको 1% 2% बता गया था, इसे 5% और 10% आप लोग पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्रेस पार्सल की खेप पहुंचाई जाती है। एक्सप्रेस पार्सल कंसाइनमेंट आर डिलीवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, तो ये आपको मैंने बताया था बहुत डिटेल में कि ये टू दी डोर स्टेप डिलीवर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Addressee of the pay of an EMO which has not been paid can be changed on payment of second commission equal to। एक EMO जिसका भुगतान नहीं किया गया कि का पता द्वितीय कमीशन के भुगतान पर बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक EMO भेजा, मान लीजिए ए ने बी को भेजा, अब वो चाहता है कि, ठीक है, वो चाहता है कि जो बी का एड्रेस है, सपोज कीजिए वो कलकत्ता का था और भुगतान नहीं हुआ, वो उसको चेन्नई करना चाहता है, तो वो क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे मामलों में सेकंड कमीशन नहीं पड़ता है, में सेकंड कमीशन नहीं होता है। तो ये आपका विथआउट एडिशनल चार्ज ऑफ द रेमिटर, प्रेषक पर अतिरिक्त शुल्क के बिना बी का एड्रेस कलकत्ता से चेन्नई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन अंतर्देशीय डाक द्वारा संचरण के लिए निषिद्ध नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया गया है तो वो इनलैंड पोस्ट से प्रोहिबिटेड नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। कंपनसेशन टू बी पेड इन केस ऑफ लॉस ऑफ एन इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल। अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत पत्र के नुकसान के मामलों में भुगतान किए जाने वाला मुआवजा। अब देखिए लॉस मीन्स होता है नुकसान, खो जाना, यहाँ पे नुकसान हिंदी दी हुई है, तो इसका सही आंसर है 30 SDR। मैंने आपको इस SDR का फुल फॉर्म भी बताया था, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। अब ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज इन डायरेक्ट अकाउंट विथ है। शाखा डाकघर का लेखा निम्न में से किससे होता है? तो आपको पता है कि BOHO से भी कनेक्ट हो सकते हैं और BOSO से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसका सही आंसर है आइदर ऑफ दी एबव।
एसओ से भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकर अकाउंट जुरिडिक्शन में हो सकते हैं, और एचओ के भी अकाउंट जुरिडिक्शन में हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, एन आर्टिकल विद एड्रेस ऑफ नागपुर सेंट टू भोपाल विल बी। कह रहे हैं कि एक आर्टिकल है, ठीक है, वो नागपुर के पता लिखा हुआ था और भोपाल को भेज दिया गया, तो वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों मिसेंट आर्टिकल। अब यही एक क्वेश्चन यहाँ भी ये भी बन सकता है कि किसी ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में नागपुर लिखा था और जिसने इसको ट्रांसलेट किया उसने उसको भोपाल कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा। पते में क्षेत्रीय भाषा में सपोज करिएगा कि कोई तमिलनाडु का है, उसने तमिल में नागपुर लिखा हुआ था और जिसने इसको ट्रांसलेट किया उसने लैंग्वेज चेंज करके भोपाल लिख दिया, तो ऐसे आर्टिकल को क्या कहा जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा? मिसडायरेक्टेड आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। गेस्टेड हेड ऑफिसेज आर अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ, ठीक है, जो गेस्टेड, ठीक है, गेस्टेड हेड ऑफिस होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? तो ये होते हैं ग्रुप बी ऑफिसर के, समूह बी ऑफिसर के। राजपत्रित डाकघर ग्रुप बी अफसर, इनको क्या कहा जाता है? सीनियर पीएम कहा जाता है। दोस्तों ये वॉल्यूम 5 का था। ग्राम डाकिया को नियुक्त किया था, विलेज पोस्टमैन इज एम्प्लॉयड टू, ये वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का, एमटीएस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए, ग्राम डाकिया को क्यों नियुक्त किया जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर है अपनी गश्त में वस्तुएं वितरित करने के लिए। आप लोग को लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन वितरण, ठीक है, अपनी गश्त में वस्तुएं वितरित करें। ठीक है, पर इसका मैं आपको बता दूं, जो प्रोविजनल आंसर की में जो है आंसर दिया गया था, वो आंसर दिया गया था बी, डिलीवर आर्टिकल बियॉन्ड द लिमिट ऑफ हिज बीट। पर जो सही आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन ए, अपनी गश्त में वस्तुएं वितरित करें। क्वेश्चन नंबर 25, ये वॉल्यूम 7 से है। सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर सबमिट हिज डेली रिपोर्ट इन द फॉर्म, तो ये MS83 कहते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट MS83 में अपनी दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। पश्चिम बंगाल परिमंडल का क्षेत्राधिकार है, तो आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में क्या है? वेस्ट बंगाल आता है, सिक्किम आता है और अंडमान निकोबार आइलैंड भी द्वीप समूह भी आता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। 27 देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। रूल गवर्निंग पैकिंग, पैकिंग संबंधी नियम कौन सा है? तो ये रूल 15 है पीओ गाइड का, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। रुपये 12,000 के लिए सीओडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त शुल्क क्या है? देखिए 12,000 के लिए सीओडी कमीशन पूछा, तो 5,000 के एबव के लिए क्या मैंने आपको बताया था फार्मूला? 100 प्लस जो वैल्यू आपको दी जाए 5,000 के ऊपर, उसमें से आप 5,000 को घटा के उसका 1%, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 7,000 का 1% निकालेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस 70, तो 100 प्लस 70 आपका क्या हो जाएगा? 170। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, मॉडल पेपर में मैंने कराया, देखिए एग्जाम में भी सीधा सीधा क्वेश्चन आपका आया है, तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो उसको आप याद रख लीजिएगा। व्हाट इज द सर्विस स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल बिटवीन टू स्टेट कैपिटल, कि दो राज्यों की राजधानी के बीच में स्पीड पोस्ट आर्टिकल के डिलीवरी के लिए मानक सेवा मानक क्या, डिलीवरी नॉर्म कह लीजिए चाहे ट्रांजिट नाम कह लीजिए, तो वो क्या है? तो वह 1 to 4 डेज। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन ए नॉन चेक फैसिलिटी अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय इसका आंसर था ₹50, लेकिन अब आपको पता है कि नया अमेंडमेंट हो गया है, तो एसबी में मिनिमम बैलेंस ₹500 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू IMO,
आईएमओ आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि डिसकंटिन्यू हो चुका है अब प्रेजेंट सिनेरियो में, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 50,000 है और आपका पेपर पहले ही बना हुआ है, तब आईएमओ था, तो हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, अगर यही मैं पूछ लूँ कि मिनिमम क्या है, तो मिनिमम आईएमओ मिनिमम जो होता है 1000 का होता है। इसका कमीशन भी आपको पता होना चाहिए कि 100, 110 और 120 3 स्लैब है इसकी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, पीएलआई में सुनिश्चित अधिकतम बीमा राशि का मूल्य क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सम एश्योर्ड इन पीएलआई? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आपका डेली इसमें काम करते हैं तो आपको पता है कि पीएलआई में 50 लाख मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 33, शाखा कार्यालय में बुक पंजीकृत पार्सल की अधिकतम वजन सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 10 kg। आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि बीओ से चाहे बुक हो, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ ए रजिस्टर्ड पार्सल बुक इन ए ब्रांच पोस्ट ऑफिस, चाहे डिलीवरी होनी हो, उसका आंसर 10 kg होता है। 33 का आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेल बैग्स आर प्रिस्क्राइब्ड? मेल बैग कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो स्टेशन मेल बैग, शॉर्टिंग मेल बैग और एक होता है कंबाइंड मेल बैग। ये भी आपका वॉल्यूम 5 से है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, फेस ऑफ एन आर्टिकल इज, एक पत्र का मुख है। ठीक है, तो आपको पता है कि जिस तरफ पता लिखा होता है उसी को फेस कहा जाता है, तो आंसर है ऑप्शन बी, साइड ऑन व्हिच एड्रेस इज रिटन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, ये वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से है, एमटी सिलेबस में नहीं है। हेड पोस्टमैन आर असाइंड ड्यूटीज ऑफ, प्रधान डाकिये को सौंपे गए कर्तव्य हैं। तो प्रधान डाकिये को क्या सौंपे गए कर्तव्य हैं? तो ये है कि डिलीवरी ऑफ एनी पोस्टमैन टेम्पोरली अब्सेंट, ये एक चीज़ है। इसके अलावा एक ड्यूटीज़ को ये भी होती है कि अगर एलबी प्यून है तो उसके एलबी वो अटेंडेंट है, वो नहीं आ रहा है, तो उसका टेस्ट वर्क भी करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी भी इसकी ड्यूटी में आता है। तो यहाँ 2 ऑप्शन सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। जब एलबी प्यून मान लीजिए कि नहीं रहेगा तो टेस्ट वर्क जिसको भी एलबी प्यून का दिएगा उसका ये टेस्ट वर्क करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, रूल गवर्निंग रिसीप्ट फॉर आर्टिकल फॉर डिलीवरी, वितरण के लिए वस्तु प्राप्त करने का नियम, ये वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का है। ये एमटीएस के सिलेबस में नहीं है, इसका सही आंसर है रूल 113। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि रूल सीधे काफ़ी पूछे जा रहे हैं, और मैंने आपसे कहा भी है कि कई, जो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि कई रूल आप सीधे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वॉल्यूम 7 से अगला क्वेश्चन, ये वॉल्यूम 5 में भी है। केस टीवी की कुंजी को आगे भेजा जाना, की ऑफ केस टीवी इज टू बी फॉरवर्डेड इन, तो ये सील्ड कवर, एक सील्ड कवर में भेजा जाता है। और मैंने आपको वॉल्यूम 5 में केस टीवी की डेफिनेशन पढ़ाई थी, केस टीवी क्या होता है। चलिए, हेड ऑफ फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस, प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है सीपीएम कहा जाता है, चीफ पोस्ट मास्टर। चूँकि फर्स्ट क्लास ऑफिस को नॉर्मली क्या कहा जाता है? जीपीओ ही कहा जाता है, और वहाँ सीपीएम बैठते हैं। ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है वॉल्यूम 5 डिफिनीशन से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, रूल गवर्निंग रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल्स, पत्रों को अस्वीकार करने का नियम कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये आपको दिया हुआ है रूल 50 ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1। ठीक है, ये एमटीएस के सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द टैरिफ ऑफ ए 230 ग्राम स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ बुकिंग? 230 ग्राम की किसी भी स्पीड पोस्ट को 600 किलोमीटर दूर भेजने के लिए टैरिफ क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि 60 रुपीज़ है। चलिए, सीमा शुल्क घोषणा के लिए प्रयुक्त पत्र है फॉर्म यूज फॉर कस्टम डिक्लेरेशन। अभी मैंने आपको मॉडल पेपर में भी कराया था, CN 22 और CN 23। मैंने आपको बताया था कि 300 SGR तक CN 22 300 या उससे अधिक पर CN 23 यूज होता है, ये भी आपको याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, 500 रुपये के ईएमओ का कमीशन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि कमीशन क्या होता है कि 20 रुपये पर 1 रुपये देना होता है। सीधे आप भाग कर दीजिए 20 से, 25 रुपये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत लोग कहते हैं सीधे 5% कमीशन होता है,
तो ये भी एक रेट है, लेकिन आप पता लीजिए, जैसे मान लीजिए 15 रुपये दे दिया, 14 रुपये दे दो, 5% आपका 1 रुपये से कम आएगा। ऑप्शन में आपको दशमलव भी दिया हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि 20 रुपये पर 1 रुपये है, तो सीधे ईएमओ कमीशन निकालना हो मनी ऑर्डर का तो 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो आए वो नियरेस्ट कंप्लीट रुपी में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एपीवाई इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल हु अटेन द एज ऑफ, यानी अटल पेंशन योजना किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसकी आयु, तो आपको अटल पेंशन योजना की यहाँ पे उम्र सीमा पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एपीवाई 18 से 40 साल के लिए होता है, कि 18 साल का हो और 40 से कम होना चाहिए, यानी कि 40 पूरा कर चुका हो लेकिन 40 से अधिक एज नहीं होनी चाहिए और 40 से उसकी उम्र कम होनी चाहिए। चलिए 45 देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब सा है। अब देखिए, व्हाट इज़ द टोटल पोस्टल चार्ज फॉर ए रजिस्टर्ड इनलाइन लेटर। यहाँ पे तो रजिस्टर्ड इनलाइन लेटर कह रहा है और यहाँ कह रहा है अंतर्देशीय पत्र कह रहा है, एक पंजीकृत अंतर्देशीय पत्र। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अंतर्देशीय पत्र पे 2.5 रुपये का पोस्टेज लगा होता है, उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या होता है, केवल उस पर 70 रुपये और लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। चूँकि आईएलसी का जो पोस्टेज होता है इनलाइन लेटर कार्ड का वो 2.5 रुपये होता है, तो ये आपका हो जाएगा 19 रुपये 50 पैसे। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्ड लेटर नहीं दिया हुआ, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब कभी भी इनलैंड अगर आगे दिया होगा इनलैंड आरएल, तो आपको 17 + 5 कर देना है 20 ग्राम के लिए, लेकिन अगर इनलैंड बीच में दिया तो ये अंतर्देशी का पूछ रहा है, तो ये 19 रुपये 50 पैसे ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए हेड ऑफिस। निम्नलिखित में से एक प्रधान डाकघर का प्रभारी अधिकारी नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो प्रधान डाकघर का प्रभारी अधिकारी नहीं होता है, तो वो होता है एपीएम। कैसे, आप देखिए, सीनियर पीएम होता है, ये ग्रुप बी होता है, ये होता है आपका गेस्टेड एचओज का। ठीक है, गेस्टेड एचओज का होता है। सीपीएम जो होता है आपका जीपीओ कह लीजिए, चाहे फर्स्ट क्लास एचओ कह लीजिए, वहाँ का प्रधान होता है। पोस्ट मास्टर आपका HSG1 या नॉर्मल एचओज का होता है। एपीएम किसी भी डाकघर का प्रभारी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम 5th से है एमटीएस एग्जाम के लिए। लेट लेटर कैन बी प्रेजेंटेड, देर से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, देर से पत्र यानी विलंब पत्र, विलंबित पत्र जिसे कहा जाता है, वो कहाँ कहाँ प्रस्तुत किया जा सकते हैं। विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस बिल्कुल, विंडो ऑफ मेल ऑफिस बिल्कुल, इन्हें लेटर बॉक्स ऑफ ए मेल ऑफिस बिल्कुल। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए बीओ इज डेजिग्नेटेड एज। शाखा डाकघर के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएम कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रत्येक ग्राम डाकिया को एक गश्त सूची दी जाती है। एवरी विलेज पोस्टमैन इज सप्लाइड विद ए और रूट लिस्ट। आपको पता है कि सभी जो विलेज पोस्टमैन होते हैं उनको रूट लिस्ट होती है, तो उसमें क्या दिया होता है, तो उसमें उनको गांव के नाम दिए होते हैं, नेम ऑफ विलेजेस टू बी विजिटेड बाय हिम। यानी जो विलेज पोस्टमैन के द्वारा जिन जिन गाँव में जाना होता है उनके नाम की सूची दी होती है, तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, ये वॉल्यूम 7 से है, एमटीएस एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो इज सप्लाई टू, पोर्टफोलियो कहाँ सप्लाई किया था, तो पोर्टफोलियो सेक्शन में सप्लाई किया था। ये एक चमड़े का बैग होता है दोस्तों। इसी के साथ आपके जो 50 क्वेश्चन थे पोस्टमैन एग्जाम के, वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं दोस्तों। एक बार मैं कहूँगा कि आप पेपर देने जा रहे हैं तो सारे जो भी मैंने इस चैनल पर मेरे आपको 4 मॉडल पेपर और 3 जो है प्रीवियस पेपर हैं। 3 प्रीवियस पेपर कौन से, एक पीए का है, एक पोस्टमैन का है और एक एलजीओ का। अभी मैं एक पेपर और आपको कराऊंगा जो एग्ज़ाम एक रद्द हो गया था, GDS2 पीए का। इस प्रकार आपको इस चैनल पर 4 मॉडल पेपर और 4 प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख के जाइएगा। हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में पेपर रिपीट काफ़ी होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मैंने मॉडल पेपर में आपको काफ़ी डिटेल बताया, तो थोड़ी बहुत थ्योरी का भी आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ आपको जो है शुभ रात्रि, आपका पेपर बहुत अच्छा हो एमटीएस एग्ज़ाम का। अगर आपने अभी भी जो है
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आप कोई एमटीएस का पेपर नहीं देना, आपका कोई साथी दे रहा, कोई मित्र दे रहा, आपके डिवीज़न में कोई और दे रहा, तो उसको वीडियो और चैनल के बारे में उसे ज़रूर बताएं, वीडियो उसको ज़रूर भेजें। धन्यवाद दोस्तों। आपका पेपर एमटीएस का आने वाला जो 15 मार्च को है वो बहुत अच्छा हो और आप सभी को होम डिवीज़न मिले। जिनको होम डिवीज़न ना मिले वो सरप्लस में ज़रूर एकोमोडेट हों। इसी की आशा के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।